बाबा रोटी कह वह बाजार के मेन चौक में बने रोटी वाले तंदूर की तरफ भाग रही थी और उसका बाप उसके दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए उसे समझा रहा था कि बेटा घर चलकर रोटी खाते हैं। गो केवल जहनी मरीज थी मगर उसे पता था कि घर में रोटी नहीं है, इसलिए वह जिद कर रही थी कि यहीं से ले लो। मगर तल्ख हकीकत यह थी कि उसके बाप की जेब में पैसे नहीं थे कि वह रोटी खरीद सके और मांग कर लेने पर शायद उसे भीख में भी रोटी ना मिलती। मगर वह भी जहनी माजूर थी, अपने बाप की मजबूरी को कहाँ समझ सकती थी, इसलिए वह मुसलसल जिद कर रही थी। बाजार में लाचार बाप की खाली जेब से ना वाकिफ लोग उसे ताने कोसने कर रहे थे कि बच्ची को रोटी लेकर दे दो, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो। वे बस मुस्कुरा कर कह रहा था कि अभी हम लोग पीछे से रोटी खाकर निकले हैं, बस बच्ची हवास में नहीं है इसलिए जिद कर रही है। अभी वह तंदूर से चंद कदम आगे चले थे कि एक आदमी ने अपनी बची हुई आधी रोटी कुत्ते के आगे फेंकी थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वह हाल ही में मुकाबले का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बना था। नए नवेली जोशीले अफसरान की तरह वह एन वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचा था, मगर उसके दफ्तर पर लगा ताला बता रहा था कि यह दफ्तर भी ऐसे ही लोग चला रहे हैं जैसे निजाम पाकिस्तान को चला रहे हैं। साहिल जिनके खादिम बनकर हम लोग आते हैं और फिर उन्हीं पर हुक्म चलाने लगते हैं। वह शूर से आरी लोग बाहर धूप में खड़े अपने बुलावे का इंतजार कर रहे होते हैं और हम अंदर उनकी तरफ से मिलने वाली रिश्वत से अपना हिस्सा बांट रहे होते हैं। खैर सुबह 9:30 10 अमले की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और आने वाला अमले का हर शख्स बाहर खड़े साइलन को धक्के और गालियां देते हुए दफ्तर में दाखिल हो रहा था और अपनी ताकत से ना वाकिफ साइलेंट गाली के बदले भी जी सर कर रहे थे। फिर मुतालिका लोगों को मेरे पास भेजा जाने लगा, मगर मुझे हैरत हो रही थी कि मुझसे मिलने वाले अश में से एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जो मुझे बाहर खड़े साइलेंट में नजर आया हो। वह अभी इसी मुतालिक सोच रहा था कि उसकी नजर खिड़की से बाहर खड़ी एक औरत पर पड़ी जो पल्लू से कुछ पैसे निकालकर अर्धली को दिखा रही थी और अर्दली उसे धक्के दे रहा था। 8-9 साल का बच्चा अपनी रफ्तार से दौड़ा था। उससे पहले के कुत्ता रोटी को झपट लेता, उस बच्चे ने वह रोटी उठा ली थी। वह उसे मेज पर रखे हुए बर्तन में बचे हुए सालन से अच्छी तरह रगड़ने की कोशिश कर रहा था। तंदूर वाले ने देख लिया और गंदी सी गाली देकर उसे मारने के लिए दौड़ा, मगर वह बच्चा वहाँ से फौरन रफूचक्कर हो गया था। उसने आकर वह आधी रोटी जो मुकम्मल तौर पर सालन की गरीबी से लथड़ी हुई थी अपनी बहन को दी और खुद इत्मीनान से अपने वालिद और बहन के हमराह चलने लगा। क्योंकि रोटी जमीन पर गिरने की वजह से उसमें बहुत सारी मिट्टी भी शामिल हो चुकी थी, इसलिए उसे खाना खासा दुश्वार था। मगर उसकी बहन आहिस्ता आहिस्ता चबाकर वह रोटी खा गई थी। अब वह मजीद रोटी का मुतालबा कर रही थी और वह अब इधर उधर ढाबों पर तलाश कर रहा था कि कोई आदमी कुत्ते को रोटी डाले और वह रोटी उठाकर अपनी बहन को दे दे। मगर उसे क्या पता था कि उसकी बहन जमीन से अपना आखिरी रिस्क खा चुकी थी। जहीं उसकी नजर अर्दली के हाथों जलील होती उस लाचार औरत पर पड़ी जिसके 2-5-6 साल के बच्चों ने माँ की एक एक टांग को पकड़ रखा है। उसी दौरान अर्दली के धक्के से 1 साल का बच्चा जो उस औरत ने उठा रखा होता है वो गिर जाता है और खातून उस बच्चे को उठाकर दोबारा अर्दली की मिन्नत समाजत करने लगती है। तो उसने फौरन चपरासी को हुक्म दिया कि औरत को बुलाकर उसके सामने पेश किया जाए। उसके हुक्म की तामील कर दी गई। औरत को उसके रूबरू पेश किया गया तो उसने औरत से मसला पूछा। औरत ने बताया कि उसका खवंद फौत हो चुका है। खवंद की जमीन और घर पर उसके भाई यानी खातून के देवर ने कब्जा कर लिया है। पटवारी, पुलिस, अदालत कोई भी नहीं सुन रहा। मुझे किसी ने बताया कि यह बड़े साहब का दफ्तर है तो मैं यहाँ आ गई। मुझे किसी ने बड़े साहब से नहीं मिलने दिया। मुझे जो आदमी बाहर खड़ा है उसने कहा कि 3000 रुपए लेकर आओ तो साहब से मुलाकात करवाऊंगा, वरना नहीं। मैं 2 महीनों में बमुश्किल 2000 रुपए जमा कर सकी हूँ। आज आई हूँ तो यह कहता है 2 महीने और लगाओ 3000 पूरे करके आना। अपनी दास्तान सुनाते हुए औरत रोने लगी और बताया कि उसके बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, मगर उसने इन पैसों से बच्चों की रोटी नहीं
खरीदी ताकि बड़े साहब से मुलाकात हो सके। औरत की बात सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर खुद रोने लगा। जब जहनी माजूर लड़की की रोटी मांगने की जिद बढ़ती गई और वह किसी बहलावे में न आई तो मजबूरन उसके वालिद ने अपना पगड़ा उतार कर अपनी बेटी का मुंह बांध दिया ताकि वह शोर न कर सके और बेटी के दुपट्टे से उसके चेहरे पर नकाब करवा दिया ताकि कोई उसका बंधा हुआ मुंह न देख सके। इन हालात में घर पहुँचे और पहुँचते ही उसके वालिद ने उनकी माँ यानी अपनी बीवी से कहा था कि अब इस दुनिया में जीने के लिए मजीद गुंजाइश हम में बाकी नहीं रही। तुम ऐसा करो, जहर लाओ, हम खाकर मर जाते हैं। अपने शौहर की बात सुनकर उसकी बीवी ने कहा था कि जहनी माजूर बच्ची को छोड़कर मरना मुमकिन नहीं, लिहाजा फैसला हुआ कि वह तीनों जहर खा लेंगे और बेटे के हिस्से का जहर उसके हवाले कर देंगे। अगर वह हमारे बाद जी सका तो ठीक, नहीं तो वह भी खाकर हमारे पास पहुंच जाएगा। चुनांचे उन्होंने उधार जहर खरीदा, उसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। गो के उसका एक हिस्सा खानदान के चारों अफराद के लिए काफी था, मगर वह जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचना चाहते थे, लिहाजा बाकी तीनों अफराद ने अपना खा लिया और बेटे को यह समझाते हुए उसका हिस्सा थमा दिया कि जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और तुम उठने की सख्त ना रखो तो यह खा लेना। यूं बेटे के समझते और उनके समझाते सारा खानदान मर गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जब उस औरत को धक्के खाते देखा तो उसे अपना माज याद आ गया। उन्होंने जब औरत की रुदात सुनी तो अपनी जेब में हाथ मारा जहां पॉलिथीन में लिपटा उनके हिस्से का जहर आज भी रखा था। उन्होंने फौरन पटवारी और मुतालिक एसओ को बुला लिया, खुद मौके पर जाकर खातून को जमीन वापस करवा दी और गर्मी के अयाम में अमले समेत बाहर बैठकर सरकारी उमूर निपटाने का उसूल बना दिया। वह साइलेंट को अंदर एसी वाले कमरों में बिठाते, तरतीब और नंबर के साथ मसाइल सुनते और उनका हल करते। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वह आवाम को बावर करवा सके कि आवाम हाकिम है और वह मुलाजिम है, मगर चाहकर भी ऐसा नहीं कर सके। खैर, वह पहले ही दिन एक खानदान की जिंदगी बचा लेने पर आज तक मशरूर